हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम बात करने जा रहे हैं NCERT क्लास 11 चैप्टर 1 विच इज़ फिजिकल वर्ल्ड। उसमें एक मेन टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस और कहाँ पे? नेचर में। तो फोर्सेस कौन कौन सी हैं उनकी बात होगी, या जाहिर सी बात है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो क्लास आप इन फोर्सेस को प्रॉपर कैटेगराइज कर पाएंगे, कौन कौन सी फोर्सेस नेचर में हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हर एक प्रॉपर्टी के साथ जो कीवर्ड लिंक हैं उनका आपको कंप्लीट पता होगा। एंड देयर आफ्टर यू विल ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज एनी गिवन सेट ऑफ फोर्सेस की कौन फोर्स वीक है, कौन स्ट्रांग है, ये फोर्स यहाँ पे है कि वहाँ पे है। ये सारी बातें आप एनालाइज कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं दो टर्म्स के साथ। वन इज़ मैक्रोस्कोपिक माने बड़ा और माइक्रोस्कोपिक माने छोटा। तो मैक्रोस्कोपिक विजन कौन सा हुआ? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो बड़ी बॉडीज़ होती हैं। जैसे ये मार्कर है, ये इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो आप उस फोर्स को फील कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं फोर्स लग रहा है। हम घर में कोई सामान उठा रहे हैं, वी कैन सी दोज फोर्सेस एक्टिंग, वो होगी मैक्रोस्कोपिक। और इस मार्कर के अंदर भी तो कोई एटम मॉलिक्यूल, मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो मेरे हाथ में और इस मार्कर के बीच में भी कुछ फोर्सेस लग रही होंगी अंदर, है ना, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, इवन न्यूक्लियर लेवल पे कई जगह। तो वो आती है फोर्स सारी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में। तो आगे चलते हैं। अभी हमने उतना ही काम किया इस दोनों टर्म्स में जितना हमें चाहिए था। व्हाट इज़ फोर्स? तो मैंने अभी कहा कि फोर्स तो बड़ा एक जाना पहचाना सा शब्द है आपके लिए। आपने बहुत पढ़ा है, लिखा है, सुना है इनके बारे में, फोर्सेस के बारे में, इज़ इट? तो फोर्सेस क्या होती हैं? आप घर में काम करते हैं, है ना, आपको सामान उठा रहे हैं तो फोर्स लग रहा है, आप धक्का मार रहे हैं, आप खींच रहे हैं, कोई भी चीज़ घर में काम करते हैं तो आप वहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ज़मीन पर खड़ा हूँ मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ज़मीन मेरे पे फोर्स लगा रही है। आप देखते हैं कि सन है, सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, राइट, यहाँ भी फोर्स लग रहा है। इवन मेरा हाथ में मार्कर, यहाँ फोर्स लिख रहा हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोर्ड के बीच में, बहुत सारी फोर्सेस हो गई। तो ये सारी की सारी फोर्सेस को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाकी 3 कैटेगरीज और हैं। दोज कैटेगरीज आर, नंबर 2 पे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन फिलहाल अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। सॉरी, रेडी टू गो विद ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हालांकि फोर्सेस के बारे में सारी शुरू से ही क्यूरियोसिटी थी जानने की, इनको समझने की, लेकिन 1687 से पहले फोर्स का जो परसेप्शन था वो गलत हो गया, पता लगा बाद में। और न्यूटन ने जो फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया, हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यही आधार है इस ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ये 9th क्लास में भी किया हुआ है कि वी आर हैविंग 2 बॉडीज़। मैं यहाँ बनाता हूँ बॉडीज़, ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी, राइट। ये इन दोनों बॉडीज़ के सेंटर, हर एक सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर होता है ना, तो इनके भी सेंटर्स हैं ये, राइट। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन दीज 2 बॉडीज़? ये फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो इफ़ आई नो द मास ऑफ दिस बॉडी एंड मास ऑफ दिस बॉडी, तो हम क्या देखते हैं कि जितना इनका मास ज़्यादा होगा उतना ये फोर्स ज़्यादा होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। और उनके सेंटर्स के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस को हम r मान लें, तो दिस फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्या बोले? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। जितना r ज़्यादा उतना फोर्स कम। ऐसा होता है ना, जिस मतलब टीचर यहाँ पे, हर बच्चा बहुत दूर है मान लीजिए, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काफ़ी कम होगा। लेकिन टीचर एंड स्टूडेंट बिल्कुल पास में है तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से इन दोनों को हम यदि कंबाइन करते हैं तो वी कैन से F इज प्रोपोर्शनल टू, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पर जी, देखिए आप, m1 m2, एंड द डिनोमिनेटर वी आर हैविंग r स्क्वायर। ये बन गया कुछ फार्मूला। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन इसको हटाएंगे, दैट बिकम्स F इज इक्वल टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट को g लिख देते हैं यहाँ पर, m1 m2 बाय
आर स्क्वायर. सो दिस इज द फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. और यहाँ पे जी एक कांस्टेंट है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या कहते हैं इसको? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसका फिक्स्ड वैल्यू है एंड दिस फिक्स्ड वैल्यू इज 6.67 10⁻⁻11 यूनिट बोले इसके तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. मैंने कैसे लिखा? मैंने जी के लिखे यूनिट, तो जी को रखा सब्जेक्ट, बाकी सारा वहाँ पे लिया, तो यहाँ पे फोर्स था तो न्यूटन बन गया, आर्स के ऊपर है तो मीटर स्क्वायर, और केजी नीचे पर केजी स्क्वायर हो गया. ये जी का वैल्यू है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड दिस एज ए होल इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस तरह से डिपेंड करती है. इज इट क्लियर? अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होगी, क्या आप हेडिंग दे लें एक बार ना, कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. नंबर 1, gravitational force is directly proportional to the product of masses. Is it clear? Second property is it is inversely proportional to, not directly, ये नीचे लिखा है तो inversely, it is inversely proportional to square of the distance between two bodies. और जो इस तरह का डिपेंडेंस हो उसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स मीन जब एक बॉडी दूसरे पे इन्वर्सली डिपेंड कर रही है और उसका स्क्वायर साथ में इंक्लूड हो रहा है. जैसे A इज प्रोपोर्शनल टू 1/b स्क्वायर, दैट मीन A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर. तो B का स्क्वायर है, तो यहाँ भी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया जा रहा है. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज, इट फॉलोज व्हाट? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. That means F is inversely proportional to R square. अब बात करते हैं तीसरी बात की. तो थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट gravitational force is always attractive in nature. This is always attractive. उसका कारण क्या हो सकता है कि जो ये फोर्स है ये दो मासेस के बीच में है, एंड मासेस हमेशा उनका नेचर सेम ही होता है. मीन आप कहें कि पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास, ऐसा नहीं होता ना, तो इसलिए ये फोर्स हमेशा क्या रहेंगी? अट्रैक्टिव ही रहेंगी. राइट. चौथी बात लिखें, तो जब भी कोई दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स होता है, मान लीजिए एक प्ले ग्राउंड है और प्ले ग्राउंड में एक बच्चा खड़ा है, कोई है ना, A है, दूसरे का नाम B है, वो दोनों खड़े हैं, उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. अचानक बॉल आती है एंड दे स्टार्ट एक्सचेंजिंग द बॉल. तो बॉल के एक्सचेंज होने से बॉल एक्सचेंज हो रहा है, कोई मोमेंटम एक्सचेंज हो रहा है, वेलोसिटीज, तो सब कुछ देख रहे हैं आप. दैट मीन इन दोनों के बीच में आप फोर्सेस को स्टडी कर सकते हैं. इज इट? तो दो बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन होने के लिए कोई एक्सचेंज पार्टिकल होना चाहिए. यहाँ पर बॉल वाज एक्सचेंज पार्टिकल. इनके हाथ में हमने रैकेट दिया और शटल दे दिया, तो अब ये क्या शटल को फेंक रहे हैं यहाँ वहाँ, तो शटल इज एक्सचेंज पार्टिकल. तो क्या बोल रहे हैं कि क्या यहाँ पर भी कोई एक्सचेंज पार्टिकल होता है? क्या यदि सन का इंटरेक्शन हो रहा है अर्थ के साथ, या फिर हम कहें कि अर्थ का मून के साथ हो रहा है, तो क्या ये भी कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं? तो यहाँ भी थ्योरी है कि देयर इज, अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है, लेकिन देयर इज एक्सचेंज ऑफ समथिंग एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड ग्रेविटॉन. तो यहाँ पर ग्रेविटॉन्स का एक्सचेंज होता है. तो क्या बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सचेंज पार्टिकल कौन है? ग्रेविटॉन है. एक्सचेंज पार्टिकल को हम केवल क्वेंटा भी कहते हैं. तो आपसे पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्वेंटा कौन है, तो वो भी ग्रेविटॉन है. क्वेंटा और एक्सचेंज पार्टिकल और इवन मैसेंजर पार्टिकल एक ही बात है इन तीनों की. मैसेंजर पार्टिकल, तो यहाँ पर ग्रेविटॉन है वो. इज इट क्लियर? तो ये तो चार होगी बेसिक प्रॉपर्टी. अब एक प्रॉपर्टी की बात हम और कर लेते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स. क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स. तो यहाँ पर की वर्ड है सेंट्रल फोर्स. अब ये नई बात आ गई कि व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल फोर्स. मान लीजिए एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ये इनके सेंटर्स हैं, उनकी लाइन ज्वाइनिंग ये हुई. तो जब ये बॉडी उसे खींचेगी तो ऐसे खींचेगी ना, और यदि दूसरी बॉडी, ये ए बॉडी और ये बी बॉडी, अब बी बॉडी ए को खींच रही है तो वो ऐसे खींच रही है. इज इट? ये फोर्स कहाँ पे लग रहा है?
क्या ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का कोई ना कोई तो दिशा होगा ना। तो फोर्स कहाँ पे लगता है? दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी ये है तो इसका हाथ इसके पैर को खींच रहा है ना। बहुत बड़े बड़े मान लो कोई एनॉर्मस ह्यूज बॉडीज हों तो इसका पैर उसके सिर को खींच रहा है, ऐसा नहीं है जी। यहाँ पे क्या होगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, उनकी जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, ये फोर्स हमेशा उसी के अलोंग काम करेगी। ऐसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। और भी फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, है ना। तो दिस वाज फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट इज दिस इज लॉन्ग रेंज फोर्स। व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग रेंज फोर्स? लॉन्ग रेंज फोर्स माने कि कहाँ देखो सन और कहाँ अर्थ है ना। सन और अर्थ, मून और अर्थ देखिए आप कितना ज़्यादा दूरी है, लेकिन फिर भी फोर्सेस काम कर रही हैं। हम ज़मीन पे खड़े हैं, हमारे ऊपर अर्थ फोर्स लगा रहा है। ये सारी लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। तो लॉन्ग रेंज फोर्सेस मीन विच कैन एक्ट इवन ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। और दूसरी बात क्या होता है कि इनको लगने के लिए कोई भी बीच में मीडियम नहीं चाहिए होता है। मीडियम हो तब भी लग जाएंगी, मीडियम नहीं हो तब भी लग जाएंगी। सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरवीनिंग मीडियम बिटवीन देम। तो इसकी आप दो पार्ट कर सकते हैं कि एक तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरवीनियम मीडियम टू एक्ट। दे डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरवीनिंग मीडियम। दैट मीन्स दो बॉडीज के बीच में जब फोर्स लगता है तो बीच में मीडियम हो या मीडियम ना हो, इनको उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। इन बोथ द केसेस द फोर्स एक्ट्स। और सेवंथ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस gravitational force, this is conservative force in nature. Now what do you mean by conservative force? Conservative force is that force in which the work done against this force does not depend on path. क्या बोले, पहले समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक ये मार्कर है, मैंने हाथ पे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे खींच रहा है ना। फोर्स टू ग्रेविटी इसे नीचे खींच रहा है एंड आई एम अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस, और मैं इसको ऊपर ले आया। इज इट अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स लगाने से हम इसको मार्कर को ऊपर ले आए हैं। तो मैं चाहे इसको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सीधा लाऊं, ये पहले हल्का सा लाया, फिर इधर ले गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ पहुँचा दिया। दोनों केस में वर्क डन सेम होगा। दिस विल नेवर डिपेंड ऑन पाथ। कारण क्या है कि जब यहाँ तो ठीक है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था, आपने पहले पढ़ा है, लेकिन जब यहाँ ले जाएंगे तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 हो गया। नो वर्क इज डन इन दिस केस, राइट। सिर्फ वर्क यहाँ पे होता है। तो मैं इसको यहाँ लाऊंगा, इसे नोटिस करिए, इसे इग्नोर करिए, नोट इट, इग्नोर, नोट। दैट मीन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स अगेंस्ट विच द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। सो दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। एंड one more point you can add that this is weakest force in nature. This is weakest force in nature. weakest force माने कि हालांकि काफ़ी strong force है, देखा आपने, है ना। Despite of that this force is weakest force in nature. मैंने nature में इससे भी ज़्यादा strong forces present हैं. So this was all regarding gravitational force. Now we will switch over to electromagnetic force. So now the second type of force is electromagnetic force. Electromagnetic force. ये force बहुत एक वाइड एप्लीकेशन वाली force है, बहुत अच्छी force है और बहुत इसका रोल है नेचर में। देखिए जैसे मान लो कि अभी मैं कह रहा था ना कि मैंने ये पेन रखा था यहाँ पर और मैं इसको यहाँ पर ले आया था, तो मैं किसके अगेंस्ट लेकर आया? मैंने वर्क किसके अगेंस्ट किया? अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क किसने किया? क्या मेरी मसल की पावर इतनी है कि ग्रेविटी की फोर्स को मैंने चैलेंज कर दिया? क्या मेरे मसल्स का जो फोर्स था, क्या मेरे मसल्स का फोर्स इतना ज़्यादा था कि इसने ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर लिया, या कोई और फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? तो दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, इवन कोई स्प्रिंग को इलांगेट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना, उसको दबा रहे हैं, वहाँ भी फोर्स कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन जो ज़्यादा इसकी समझ आती है देखकर, वो आती है चार्जेस को और मैग्नेटिक पोल्स को देखकर। मान लीजिए मेरे पास दो कोई चार्जेस हैं, ये Q1 है और ये Q2 है।
जिनके बीच का डिस्टेंस r है। तो कूलॉम ने एक फार्मूला दिया एंड व्हाट ही सेड, कूलॉम्स फार्मूला इज, दिस इज कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स फार्मूला ऑफ फोर्स। तो मैं कूलॉम लॉ लिख रहा हूँ। ये फोर्स जो होता है ना वो कितना होता है, जैसे बिल्कुल पहले क्या सेम वैसे ही जैसे अभी आपने किया था ग्रेविटेशनल फोर्स में, वहाँ मास थे यहाँ चार्ज है। तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, राइट, और F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे वहाँ पे G था ना कैपिटल G, यहाँ पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा है इसको, एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग लेके परेशान मत होइए, ये 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में होगा। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बात की बातें हैं। फिलहाल आप फोकस करिए Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, इनके ऊपर कि ये फोर्स इन पे डिपेंड करता है। ये है कूलॉम्स लॉ। जब दो चार्जेस रेस्ट के ऊपर होते हैं, जब ये चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं ना, जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके सराउंडिंग पार्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और एक बात, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज मूव करता है उस पर फोर्स लगता है। इसका मतलब हुआ कि अब इलेक्ट्रिक फोर्स को, ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब हम कह रहे हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चार्ज लग रहा है और उस पर फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को और मैग्नेटिक फोर्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते। दैट इज वाई हम इसको इकट्ठा लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की जब बात हुई थी ना, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, तो जिन फोर्सेस का ओरिजिन सेम है उनको यूनिफाई कर दिया। जैसे न्यूटन ने सेलेस्टियल फोर्सेस, मैंने जो ज़मीन के बाहर हैं, और टेरेस्ट्रियल फोर्सेस ज़मीन के ऊपर, कौन कौन से मैं कह रहा हूँ, सेलेस्टियल बॉडी मैंने हेवनली बॉडी की फोर्सेस और ज़मीन के ऊपर फोर्सेस, तो दिस इज टेरेस्ट्रियल। तो उसने टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल फोर्सेस को यूनिफाई करके ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। इसी तरह से यहाँ पर जो भी एफर्ट्स हुए, चाहे वो ऑस्टेड के हुए, फैराडे के हुए, मैक्सवेल के हुए, सभी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ लिंक कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वाइड एप्लीकेशंस ये देखिए आपको कहाँ पे, चार्जेस में। और सोचिए कहाँ पर, अच्छा इसका कोई यूज़, कोई आपके कोई एप्लीकेशन देखा आपने? आप अपने सूखे बालों पे कॉम को थोड़ा सा रब करते हैं ना, तो आपके बालों में और उस कंघी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है। जो बॉडीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करती है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। एग्री? और जब उस चार्ज्ड कॉम को आप छोटे छोटे कोई घास के तिनके या कोई कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वहाँ पर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखता है, वो कंघी उनको खींच लेती है अपनी तरफ। इज इट? तो ये वहाँ पर जो फोर्स इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब मान लीजिए दो पोल्स हैं, कोई मैग्नेटिक पोल्स हैं। आप देखते हैं कि मान लो एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट लटका दीजिए, उसके पास में एक आप मैग्नेट लेकर आएंगे ना कोई आप एक, तो क्या होगा, नॉर्थ के पास नॉर्थ लेकर आएंगे, क्या देखा आपने, रिपेल होता है ना, ये वाला थोड़ा इधर घूम जाएगा। इज इट? लाइक पोल्स में रिपल्शन होता है, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होता है। साउथ साउथ को रिपेल करता है, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्सेस दिखती हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कहाँ कहाँ आपको नेचर में फील होती हैं, तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे जितनी फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। उससे भी नीचे हैं लेवल, न्यूक्लियर लेवल, वहाँ पे ये फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स आ जाएगी, फिर न्यूक्लियर फोर्स, तो इसका प्रभाव वहाँ कम हो जाएगा। हालांकि काम वहाँ भी करेंगी ये, पर इनको डोमिनेट करने वाली एक नई फोर्स वहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब हुआ कि सारे के सारे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करती है, बिल्कुल करती है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि मैंने कोई एक रस्सी को, धागा को बिल्कुल ऐसे कस के रखा है, टॉट थ्रेड है कोई, या टॉट सम रोप है, तो क्या उसके जो बीच में एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच का फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है? यस, वहाँ पर भी है। अब मान लीजिए कि, तो सबसे पहले आपने क्या कहा कि जो फोर्स ऑफ टेंशन होता है दैट इज हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन। तो रस्सी में डिफरेंट जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वहाँ पे ना तो ग्रेविटेशनल है ना न्यूक्लियर है,
ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बात करेंगे हम फिर से एक बार, जरा जब कंपैरिजन करेंगे तो फिर से बात करेंगे इनकी। लेकिन दूसरी बात, मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रिंग है, राइट, और स्प्रिंग को आपने खींच दिया, इलांगेट किया, छोड़ेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स बन जाता है। जब उसको आपने इलांगेट किया, ठीक है, तो जिसके जो एटम्स हैं, जो डिफरेंट साइड्स हैं, वहाँ पर भी कुछ वो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं, और उससे क्या होता है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। आपने जब खींचा तो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मौका मिलेगा तो क्या करेंगे, वो फिर वापस रिस्टोर कर लेंगे। आपने मान लीजिए इसको दबाया तो दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसका भी नेचर क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। देख रहे हैं, तो ये टेंशन का फोर्स है, इवन फ्रिक्शन का फोर्स है। दो सरफेस की जो फोर्स आता है, अपोजिंग फोर्स, मैं अपने हाथ को रगड़ रहा हूँ तो इनके बीच में फोर्स आ रहा है जो मेरी मोशन को अपोज कर रहा था, दैट फोर्स, ये पढ़ेंगे 11th क्लास में, दैट फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। नॉर्मल फोर्स, ये सारे के सारे हम नाम जो ले रहे हैं, ऑल दीज आर हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा इसकी वाइड वैरायटी होगी। आप मन में एक माइंड मैप बनाइए ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जैसे ये मेरे पास दो पेन है, इनके बीच में इनके इंट्रैक्शन को ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रोल नहीं कर रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, अभी मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स इन पेन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, समझिएगा। F इज इक्वल टू जी। जी का वैल्यू कितना का आपने 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर्स के पर केजी स्क्वायर कहा। क्या फार्मूला था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मान लीजिए ये पेन नहीं, पत्थर है बड़े बड़े 1 kg वाले, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इनके बीच का दूरी भी 1 मीटर है, मैंने 2 स्टोन रखे हैं 1 मीटर दूर, तो कितना आंसर आया? 6.67 10⁻11 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन भी नहीं हुआ, उससे भी कम है ना, काफ़ी कम है ये, यानी इस केस में ये काफ़ी कम हुआ। ध्यान रहे, हमने यहाँ पर ग्रेविटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। हमने देखा कि दो 1 kg की बॉडीज हों इंडिपेंडेंटली कहीं पर, उनके बीच का फोर्स कितना होगा ये। अब मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि 1 kg का स्टोन है, उस पर कितना फोर्स जमीन लगा रही है। ध्यान रहे बात, 1 kg के स्टोन के ऊपर व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन दैट, तो क्या फार्मूला होगा? यही फार्मूला, जी 6.67 10⁻11, 1 kg का स्टोन, तो m1 तो हो गया 1। व्हाट इज m2? मास ऑफ अर्थ कितना होता है वो? 6 × 10⁻24 kg, ये लिखा मैंने मास ऑफ अर्थ, लगभग इतना होता है ना ये, एंड डिवाइडेड बाई उनके बीच का दूरी, मान लीजिए 1 मीटर है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 रह गया, तो 6 कितना हो गया, ये ऑलमोस्ट आ गया 40.02 × 10⁻, कितना हो गया ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी 13। आप देख रहे हैं कि दिस कम्स आउट टू बी 10⁻13 न्यूटन, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लग रहा है ये, 1 न्यूटन का 10⁻13 टाइम्स, और ऑलमोस्ट 40 10⁻13, तो ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स है ये। तो यानी उस पत्थर के ऊपर जो अर्थ फोर्स लगा रहा है वो ये फोर्स है। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने पत्थर उठा लिया, इज इट, तो क्या जब मैंने उस पत्थर को उठाया तो मेरी मसल की फोर्स काम कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट? भूल जाइए, आपकी मसल की फोर्स 10⁻13 न्यूटन हो ही नहीं सकती। एक 100 ग्राम चाय पत्ती के पैकेट को मैं हाथ में होल्ड करता हूँ तो उसकी फोर्स ऑलमोस्ट जो मेरे हाथ पे लग रही है वो है 1 न्यूटन, इज इट। तो 10⁻13 न्यूटन फोर्स को संभालना आपके बस की बात नहीं है, जितना मर्जी कोई बाहुबली हो, है ना, जितना मर्जी कोई आयरन मैन हो, वो नहीं कर सकता, इतनी फोर्स को नहीं संभाल पाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो फोर्स काम कर रही है, किसमें? जब आपने पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा है तो इनके बीच में जो एटॉमिक इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये वो फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर फोर्स है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो कितनी ताकतवर फोर्स है, यू कैन वेल इमेजिन। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम Fg, उसको मैं 1 न्यूटन कहता हूँ, तो अब देखिए ये फोर्स, कौन सी फोर्स? Fg और Fe, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनका देखिए रेशो कितना है, 1:10⁻36, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर फोर्स है।
इज इट क्लियर? तो आइए लिखते हैं प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। अब आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। प्रॉपर्टीज़ को फटाफट से आप लिख पाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो फोर्स हैं, आई एम टॉकिंग इलेक्ट्रिक फोर्स नाउ। इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। नंबर 2, it is inversely proportional to square of the distance between the charges. That means it also follows inverse square law जो वहाँ लिखा था पहले। नंबर 3, क्या ये वीकेस्ट फोर्स नेचर का है? बिल्कुल नहीं। कितना टाइम स्ट्रॉन्गर है? दिस इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट? दिस इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बाय दिस अमाउंट, 10⁻36 टाइम। ओके, क्या ये शॉर्ट रेंज फोर्स है कि लॉन्ग रेंज फोर्स है? देखा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ ये काम कर रहे हैं। और क्या देखा आपने? एक नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को काफ़ी दूरी से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स। और इन फोर्स को भी काम करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी इंटरवीनिंग मीडियम टू एक्ट। सो अनदर प्रॉपर्टी कैन बी दैट यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो फोटोन्स होते हैं, है ना। हालांकि ये फोटोन आप इनको फील नहीं कर पाते हैं, तो दे आर वर्चुअल फोटोन्स, बट फोटोन्स आर द एक्सचेंज पार्टिकल बिटवीन टू बॉडीज विच आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये तो हो गई हमारी 5 बेसिक प्रॉपर्टीज। आप बात कर लेते हैं कि कंजर्वेटिव सेंट्रल वाली बातें भी, तो क्या ये सेंट्रल फोर्स है कि नहीं? तो यस, दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन दो बॉडीज, और दो बॉडीज यदि और ये तो उनके जो लाइन जॉइनिंग सेंटर्स होता है उनके बीच, उनके अलॉन्ग ही काम करती है। दिस फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मीन द वर्क डन अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, इसका भी आप 12th क्लास में जाके काफ़ी एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आगे चलते हैं हम थर्ड फोर्स की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। So third type of fundamental force is strong nuclear force. This strong nuclear force is in fact very strong force, the strongest force in nature, है ना। देखिए एटम होता है ना कोई, और एटम के अंदर में न्यूक्लियस है उसके बिल्कुल विद इन, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, नो चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा? सोचिए एक प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में इंटरेक्शन करेंगे न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। डिस्टेंस कितना है? तो न्यूक्लियर साइज कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 का स्क्वायर होगा ना, R स्क्वायर होता है, दैट मीन 10⁻30। तो इतने, और ये फोर्स कौन सा? रिपल्सिव फोर्स है। प्रोटॉन और प्रोटॉन लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। यानी न्यूक्लियर डायमेंशन में यदि पिछली वाली फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही मेन फोर्स होती, तो यहाँ तो प्रोटॉन और प्रोटॉन में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हो रहा है। तो प्रश्न है कि कौन बंद है इनको फिर? तो दैट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है ये। इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दिस इज 1:10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर। और बीच में यदि हम वो भी लिख देते हैं ई को भी, तो क्या बन गया? दिस इज ग्रेविटेशनल, यदि 1 लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 और ये 10⁻38। दैट मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये 100 टाइम्स, देखिए 10⁻36 38 100 टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो पाई मीजॉन्स हैं। ये पढ़ेंगे इनके बारे में, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये, हम बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास में न्यूक्लियर फिजिक्स में इनके बारे में। दीज आर पाई मीजॉन्स, दीज आर एक्सचेंज पार्टिकल्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। थर्ड पॉइंट इज that strong nuclear force is non-central and non-conservative force। अब इनके मतलब आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। चौथी बात यह है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करती। इट वेरीज विद दिस न्यूक्लियर फोर्स वेरीज विद सम हायर पावर्स ऑफ n, हायर पावर वेयर n इज मोर देन 2, है ना।
तो कुछ एन की बड़ी पावर्स का वेरी करती है फोर्स, तभी इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। और फोर्स है कैसी ये, क्या ये भी अट्रैक्टिव है? तो फिफ्थ पॉइंट हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज जनरली अट्रैक्टिव, लेकिन जब दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ फर्मी से कम हो जाता है, देन दिस बिकम्स रिपल्सिव। कितना डिस्टेंस हो कहा हमने? हाफ फर्मी। एंड व्हाट इज 1 फर्मी? ये पिछले जब वीडियो किए थे हमने मेजरमेंट वाले, तो वहां पर कहा भी था 1 फर्मी इज 10⁻⁻15 मीटर, यानी इसका हाफ 0.5 इंटू, तो ऑलमोस्ट इतना ही हुआ ये। तो दैट मीन्स हाफ फर्मी से कम डिस्टेंस जब होता है तो हमारी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो पहले अट्रैक्टिव थी, अब ये रिपल्सिव फोर्स हो जाती है। अगली बात हम क्या कह सकते हैं, छठी बात, कि दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट। दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स ये चार्ज के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। जो फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में होगी वही प्रोटॉन प्रोटॉन में, वही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगी, तो ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, राइट। और लास्ट बात कर लेते हैं कि ये लॉन्ग रेंज है या शॉर्ट रेंज है। दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स। आपने देख लिया कितनी शॉर्ट रेंज है, इसका रेंज कितना है, तो दिस कन्फाइंस टू ओनली 10⁻⁻15 मीटर, यानी काफ़ी कम रेंज तक काम करती है, इसके आगे ये काम नहीं करती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। सो आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेट अस कम टू फोर्थ फोर्स विच इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे है? दिस इज बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द प्रोटॉन न्यूट्रॉन विच आर विद इन द न्यूक्लियस। अब क्या होता है ना, कुछ न्यूक्लियाई थोड़े से अनस्टेबल होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। आपने नाम सुना है यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम, ये सारे कैसे हैं? दीज आर हैवी न्यूक्लियाई हैं, और हैवी न्यूक्लियाई में रिपल्शन कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या होता है, ये हैवी न्यूक्लियस फिर डिके हो जाता है। जब डिके होगा तो यहाँ से कुछ पार्टिकल बाहर निकल सकते हैं। जो पार्टिकल बाहर निकलेंगे, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस होता है बीटा डिके का, ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। बीटा डिके मतलब कि यहाँ से न्यूक्लियस के अंदर से -1 E0 पार्टिकल बाहर जाएगा। अभी छोड़िए क्या है, अभी समझिए कि बीटा डिके जब होगा तो वहाँ से दो तरह के पार्टिकल बाहर जा रहे हैं। वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। या फिर एक और होता है बीटा डिके, ये बीटा नेगेटिव डिके है, एक होता है बीटा प्लस डिके। तो बीटा प्लस डिके में कौन जाता है बाहर? तो पॉजिट्रॉन बाहर जाएगा या फिर न्यूट्रिनो बाहर जाएगा, यानी ये पार्टिकल्स के नाम हैं। मैं इनको सिंबल दूं यहाँ पर, मैं बीटा डिके तो यहाँ हेडिंग देता हूँ बीटा डिके। बीटा डिके मतलब इस न्यूक्लियस में से कुछ गया निकलकर और ये न्यूक्लियस चेंज हो गया, इसका डिके हो गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्या निकला, तो कुछ और तो साथ में निकला, लेकिन मेनली हम यहाँ कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जिसको E- लिखा और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो, तो मैंने ये लिखा न्यू, ग्रीक सिंबल है न्यू, उसके ऊपर लगाया बार, ये बन गया एंटी न्यूट्रिनो। और पॉजिट्रॉन कहना हो तो E के ऊपर प्लस लगा देंगे और सिर्फ न्यू लिखेंगे, ऊपर बार नहीं लगेगा। तो ये जो दोनों ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है, इनके बीच में भी एक इंट्रैक्शन होता है। जब ये जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इंट्रैक्शन तो है इन दोनों के बीच में, और वहाँ पर जो इंट्रैक्शन होगा इन एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में, दैट इंट्रैक्शन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज व्हाट? दिस फोर्स इज बिटवीन द एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर गिवन आउट आफ्टर सम डिके ऑफ द न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? न्यूक्लियस के डिके के बाद जो पार्टिकल बाहर जा रहे हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड दिस इज ड्यू टू सब एक्सचेंज ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं वो वेक्टर बोसोन है, vector bosons, these are exchange particles here. You can write the properties of weak nuclear force. Weak nuclear force are the forces, when write the properties, these are forces between the elementary particles, है ना। ये पार्टिकल जिनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं बात बेसिकली, ये बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास में हल्का इनके बारे में। और हम तो लेप्टॉन्स के बीच में ये फोर्स है, ये दिस इज फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल विच आर गिवन आउट इन सम न्यूक्लियर प्रोसेस लाइक बीटा डिके और अदर प्रोसेसेस भी होते हैं। इज इट? एंड दिस इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ वेक्टर बोसोन। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह सकते हैं इसको आप?
लिखिए कंपैरेटिव स्केल पे करिए सभी के साथ कि कितना स्ट्रेंथ है। तो अब जरा देखना ध्यान से, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद हम बात करते हैं ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, अभी बात हो रही है, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनका स्केल क्या बने, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को हम 1 मान लें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम वीक है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में 10 पावर 25 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले, अब इसकी बात हो गई, अब ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, बात पहले हो चुकी है, 10 पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो हो गया 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो दिस इज ओवरऑल स्केल। तो न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग वाली जो न्यूक्लियस के अंदर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले में 10 पावर 2 टाइम्स, इसके कंपैरिजन में 10 पावर 13 टाइम्स, इसके कंपैरिजन में 10 पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक और प्रॉपर्टी होगी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। और दिस इज नॉन सेंट्रल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, राइट। तो ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियस 10 पावर -15 मीटर के दायरे में ही काम करेगा। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस वीक न्यूक्लियर फोर्स। आई होप आपको आज समझ आया होगा कि नेचर में एक ना, देखिए हमने क्या बात किया, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की बात हुई। यूनिफिकेशन मतलब कि यदि हम ये इनको ग्रुपिंग नहीं करते फिर तो फोर्सेस होती 50 तरह की। हमने क्या कर दिया, सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल उनको इकट्ठा करके न्यूटन ने नाम दिया ग्रेविटेशनल। ये टेंशन का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारा चार्ज के बीच में, मैग्नेट के बीच में, इन सबको नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर फोर्स और देन इट वाज वीक न्यूक्लियर फोर्स। हालांकि न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनके भी आगे अब इसका रिसर्च हो गया है कि वो क्वार्क्स के बने होते हैं। और वहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल हमने कौन सा कहा, हमने अभी न्यूक्लियर फोर्स में हमने कहा पाई मीज़ॉन्स, वो ग्लूऑन्स हैं अब, है ना। ग्लूऑन्स किसमें, क्वार्क्स के बीच में, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हमारे सिलेबस में वो चीज़ ऐड नहीं हुई है। अदरवाइज क्वार्क्स आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इसका रिसर्च हो चुका है। और क्वार्क्स के बीच में जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो ग्लूऑन है, ग्लूऑन, जिन्होंने क्वार्क्स को जोड़ा हुआ है। ये न्यूक्लियर फोर्स में मॉडिफिकेशन हो चुका है, लेकिन फिलहाल आप न्यूक्लियर फोर्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही कहिए, और उनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो पाई मीज़ॉन्स का ही हो रहा है। सो हियर द इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट वाज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कि समथिंग इज हेल्ड इन माय हैंड। तो मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसके वेट को, तो मेरे हाथ में इसके बीच में भी एक इंट्रैक्शन हो रहा है जिसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनको ज़रा इनके ऊपर काम करिए और अपना इंटरेस्ट बनाइए इन चीज़ों के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।